हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दावे के मुताबिक 100 मिनट्स के करीब पहुंच चुके हैं और ये वो गोल्डन 100 मिनट्स होंगे जो आपको ना सिर्फ कंप्लीट इंपोर्ट प्रोसीजर से रोशनास करा देंगे बल्कि आप इंपोर्ट्स की बेसिक यानी प्लान ऑफ इंपोर्ट और सोर्स ऑफ इंपोर्ट को बेस बनाते हुए कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करने के अहल होंगे, क्योंकि हमारा दावा था कि हम आपको 100 मिनट्स में इंपोर्ट सिखा देंगे। बस आप सिर्फ एक बार हमारी 100 मिनट्स ड्यूरेशन की इंपोर्ट प्रोसीजर से रिलेटेड वीडियोस को गौर से देख और सुन लें और फिर आप खुद कह उठेंगे, यस वी डिड नॉट वेस्ट और 100 मिनट्स। Okay friends, let's start works. फ्रेंड्स, इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस की, जो कि इंपोर्टर और बैंकर के दरमियान एग्जिस्ट करती है। मैंने इस कॉरेस्पॉन्डेंस को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड किया है, जो आपको ना सिर्फ इंपोर्ट बिजनेस ड्राफ्टिंग को समझने में मदद देगी बल्कि स्टार्ट टू एंड सीक्वेंस की तरफ आप बड़े इंटरेस्ट से बढ़ते चले जाएंगे। मसलन कॉरेस्पॉन्डेंस का आगाज़ होता है रिक्वेस्ट फ्रॉम इंपोर्टर टू बैंकर फॉर इशुएंस ऑफ ब्लैंक एलसी फॉर्म, जो कि इंपोर्टर को एलसी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। दूसरे लफ्ज़ों में बैंकर और इंपोर्टर के दरमियान यहाँ से बात का आगाज़ होता है और फिर एलसी ओपनिंग से बात बढ़ते बढ़ते एंड टू एंड नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड और पेमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को सेटलमेंट की तरफ ले जाने में। एनीवेज, ये कॉरेस्पॉन्डेंस आपको बैंक डीलिंग में 100% मदद फराहम करेगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं लेटर नंबर 1 की तरफ। लेटर नंबर 1, इसमें इंपोर्टर बैंक से ब्लैंक एलसी फॉर्म इशू करने की दरख्वास्त कर रहा है। लेटर नंबर 2, इंपोर्टर को एलसी फॉर्म मिल जाने के बाद इस लेटर में एलसी ओपनिंग की दरख्वास्त की गई है। एलसी एप्लीकेशन, फील्ड फॉर्म और मज़ीद डॉक्यूमेंट्स के साथ ये कवरिंग लेटर रिक्वेस्ट के तौर पे बैंक को भेजा जाता है, जिसके बेस पर बैंक एलसी ओपन करता है। लेटर नंबर 3, इस लेटर में इंपोर्टर बैंकर को इन्फॉर्म कर रहा है कि जो एलसी आपने सप्लायर को भेजी थी अब तक उसे मौसूल नहीं हुई, आप बराए मेहरबानी चेक करके स्टेटस बताइए। लेटर नंबर 4, इस लेटर में इंपोर्टर ने जो एलसी सप्लायर को फॉरवर्ड की थी उसे कैंसिल करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट गुजरने के बावजूद अभी तक सप्लायर ने शिपमेंट के हवाले से उसे कोई कंफर्मेशन नहीं दी। तो फाइनली इंपोर्टर अब इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सप्लायर माल डिस्पैच करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेटर नंबर 5, इस लेटर में इंपोर्टर बैंकर से रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट ऑफ एलसी की लाइबिलिटी कैंसिल करने की दरख्वास्त कर रहा है, क्योंकि इस एलसी के अगेंस्ट सप्लायर ने 4 शिपमेंट्स भेज दी हैं, लेकिन मज़ीद माल ना होने की वजह से अब वो 5th शिपमेंट से माजरत कर रहा है। लिहाजा जो अमाउंट एलसी में बैलेंस रह गया है उसकी लाइबिलिटी कैंसिल करने के लिए इंपोर्टर ने बैंकर को रिक्वेस्ट किया है। इस लेटर में इंपोर्टर को ये ख़दशा है कि जापानीज़ येन के रेट्स 3 महीने बाद हायर साइड पे चले जाएंगे और उसे 3 महीने बाद मैच्योरिटी डेट पर इस एलसी की पेमेंट करनी है। इसलिए वो आज की डेट में फॉरेन एक्सचेंज बुक करवा रहा है ताकि करंट रेट ऑफ एक्सचेंज से 3 महीने बाद वो पेमेंट करने का अहल रहे। इस लेटर में भी लेटर नंबर 6 की तरह एक्सचेंज रेट बुक करवाए जाने की बात हो रही है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर में बुक होगा और वहाँ बात जापानीज़ येन की हो रही थी। वहाँ बात एलसी पेमेंट के अगेंस्ट थी और यहाँ बात बैंक कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है। लेटर नंबर 8,
इस लेटर में इम्पोर्टर एलसी की शिपमेंट और नेगोशिएशन डेट को एक्सटेंड करने की बात कर रहा है। लेटर नंबर 9, इस लेटर में इम्पोर्टर एलसी अमेंडमेंट में ट्रांसशिपमेंट और पार्शियल शिपमेंट अलाउड करने के साथ साथ डेट ऑफ नेगोशिएशन और डेट ऑफ शिपमेंट एक्सटेंड करने की बात कर रहा है। लेटर नंबर 10, इस लेटर में इम्पोर्टर एलसी अमेंडमेंट में पोर्ट ऑफ शिपमेंट चेंज करने की बात कर रहा है। लेटर नंबर 11, इस लेटर में इम्पोर्टर एलसी में एलसी एडवाइजिंग बैंक और सप्लायर का नाम अमेंड करने की बात कर रहा है। लेटर नंबर 12, इस लेटर में इम्पोर्टर दरख्वास्त कर रहा है कि एलसी एप्लीकेशन फॉर्म में गलती से सप्लायर के सिस्टर कंसर्न का नाम मैंने फिल आउट कर दिया था और एलसी इसके नाम पर इशू भी हो गई। अब आप बराए मेहरबानी विदाउट चार्जेस उसे अमेंड कर दीजिए। इस लेटर में इम्पोर्टर एलसी में मौजूदा सेकंड शिपमेंट डेट को अमेंड करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग क्रेडिट अमाउंट को 5% टॉलरेंस प्लस माइनस के साथ अमेंड करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। लेटर नंबर 14, इस लेटर में इम्पोर्टर मौजूदा कंट्री ऑफ ओरिजिन को अमेंड करने के साथ साथ ऐड कन्फर्मेशन की भी रिक्वेस्ट कर रहा है। मज़ीद बना उसमें यह भी बता रहा है कि ऐड कन्फर्मेशन चार्जेस सप्लायर बियर करेगा। लेटर नंबर 15, इस लेटर में इम्पोर्टर मौजूदा प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस को नए परफॉर्मा इनवाइस के हिसाब से अमेंड करने की रिक्वेस्ट कर रहा है और उसके साथ साथ टोटल वैल्यू जो परफॉर्मा इनवाइस के हिसाब से होगी अब उसी को अप्लाई किया जाएगा। ये आम तौर पर डील फाइनल होने के बाद नहीं होता, लेकिन अगर सप्लायर और इम्पोर्टर के दरमियान लॉन्ग टर्म अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइसेस ऑर्डर फाइनल होने के बाद कम हो जाती हैं, तो आम तौर पर इस तरह की कोऑपरेशन सप्लायर इम्पोर्टर के साथ कर देता है। लेटर नंबर 16, इस लेटर में इम्पोर्टर ने 3 चीज़ें अमेंड करने की रिक्वेस्ट की है। नंबर 1, करंट मटेरियल क्वांटिटी को कम कर दीजिए। नंबर 2, कुछ रॉ मटेरियल डिलीट कर दीजिए। नंबर 3, कुछ रॉ मटेरियल का इजाफा कर दीजिए और अब टोटल वैल्यू नए परफॉर्मा इनवाइस के मुताबिक रीड की जाएगी। लेटर नंबर 17, इस लेटर में इम्पोर्टर ने एलसी अमाउंट को एनहेंस करने की दरख्वास्त की है और इसके साथ साथ तनबीह भी कर दी है कि अब डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, प्राइसेस ऑफ गुड्स नए परफॉर्मा इनवाइस के मुताबिक ही रीड और राइट किए जाएंगे। लेटर नंबर 18, इस लेटर में इम्पोर्टर अपने आने वाले कंसाइनमेंट जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स पर मुश्तमिल है और जिसका टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है, इसके हवाले से बैंक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप एयरलाइन के नाम एनओसी इशू कीजिए ताकि मैं फौरी तौर पर ये कंसाइनमेंट रिलीज़ करा सकूं। इस प्रोसीजर को उस सूरत में अडॉप्ट किया जाता है जब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना पहुंचे हों और आप अपना टोटल एलसी वैल्यू या डॉक्यूमेंट्स वैल्यू के हिसाब से मार्जिन बैंक को हेल्ड करने के बाद इस तरह का एक एनओसी डायरेक्टली एयरलाइन के नाम ले लेते हैं और एनओसी के बदले एयरलाइन आपको डिलीवरी ऑर्डर इशू कर देती है। ये एक शिपिंग गारंटी ही की शक्ल होती है। लेटर नंबर 19, इस लेटर में इम्पोर्टर बैंक से एनओसी इशूइंग टू कंसर्निंग एयरलाइन की बात कर रहा है क्योंकि उसका आने वाला कंसाइनमेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स पर मुश्तमिल है जिसका टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन फ़्लाइट संडे को शेड्यूल है और बैंक संडे को ऑफ होगा, उस वजह से वो प्रायर डेट में एनओसी लेने की बात कर रहा है ताकि इमीडिएट क्लियरेंस ग्रुप में वो सेम डे यानी संडे ही को अपना माल क्लियर करा सके। लेटर नंबर 20, इस लेटर में इम्पोर्टर सप्लायर को
पेमेंट रेमिटेंस के हवाले से एडवाइस कर रहा है, क्योंकि एयरवे बिल और BL सप्लायर ने डायरेक्टली इंपोर्टर को भेज दिया था जो उसी के नाम पे मार्क था, तो उसने डायरेक्टली कंसाइनमेंट रिलीज़ करा लिया जिसकी पेमेंट उसकी तरफ ड्यू है, और अब वो ऑफिशियली इस पेमेंट को बैंक से रेमिट करने की बात कर रहा है। लेटर नंबर 21, इस लेटर में इंपोर्टर नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स रिटायर करवाने की बैंक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरा सेम वैल्यू से अकाउंट डेबिट करके मेरे डॉक्यूमेंट्स रिटायर कर दीजिए। लेटर नंबर 22, इस लेटर में इंपोर्टर एडवांस पेमेंट सप्लायर को भेजकर माल मंगवाने के प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की बात कर रहा है। लेटर नंबर 23, इस लेटर में इंपोर्टर बैंक को इन्फॉर्म कर रहा है कि बैंक कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी डेट आ गई है, आप इस पेमेंट को रेमिट कर दीजिए। लेटर नंबर 24, इस लेटर में इंपोर्टर कलेक्शन बेसिस पर रिसीव होने वाले डॉक्यूमेंट्स को रिटायर करवाने की बात कर रहा है। इस तरह का प्रोसीजर DP एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट या CAD कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई होता है। लेटर नंबर 25, इस लेटर में इंपोर्टर बैंकर को इन्फॉर्म कर रहा है कि मैंने जो एडवांस पेमेंट भेजी थी इसके अगेंस्ट मुझे सप्लायर ने उतनी वैल्यू का माल नहीं भेजा, कुछ पैसे इसकी तरफ आउटस्टैंडिंग ड्यू थे जो इसने वापस भेज दिए हैं। अब बराए मेहरबानी ये रिसीव्ड अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए और ऑफिशियली स्टेट बैंक पर्पस के लिए अपने रिकॉर्ड में एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट भेजे गए अमाउंट को एडजस्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे 25 लेटर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन इंपोर्टर एंड बैंकर। आप इस लेसन नंबर 7 का यहाँ अख्ताम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।